दोस्तों हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सन के एटमॉस्फेयर के अंदर जाने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट का ये अचीवमेंट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि सूरज के पास जितनी गर्मी होती है इतनी ज्यादा गर्मी तो ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सबसे हार्ड पत्थर डायमंड। तो सवाल ये उठता है कि पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्मी में भी आखिर मेल्ट क्यों नहीं होता? आखिर ऐसी किस चीज का बना है भाई? वो हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। दोस्तों ये कहानी ले जाती है हमें बैक इन द 1900s के शुरुआती दौर में, जब साइंटिस्ट ने सन पे रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया। वो सन से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सन की गर्मी का अंदाजा लगा रहे थे। एंड FYI, अर्थ पे रहते हुए सन की गर्मी का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है और इस फिनोमेना को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। फिर सन की लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर को एनालाइज करके जो नतीजा साइंटिस्ट के सामने आया, उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने देखा कि सन की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं सन की सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसे कोरोना लेयर कहा जाता है, उसका टेम्परेचर चौंका देने वाले तौर पे 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। यानी सूरज के सरफेस से भी 10,000 टाइम्स ज्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आंख से दूर जाने पे हमें और ज्यादा गर्मी महसूस हो। ये एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के टाइम ही पॉसिबल होता है या फिर क्रोनोग्राफ सनशेड की मदद से। और 1958 में नासा की एस्टैब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का उद्घाटन हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट्स और कई स्पेसक्राफ्ट्स ने पहली बार स्पेस में कदम रखा। लेकिन सूरज के इस फिनोमेना को समझने के लिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने की जरूरत थी जो सूरज की कोरोना लेयर तक जाके उसको एनालाइज करे और देखे कि आखिर वहां ऐसा क्या चल रहा है। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो 1 मिलियन डिग्री से भी ज्यादा की गर्मी में सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके। बट एक बात तो पक्की थी कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये इतनी गर्मी है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, जबकि दुनिया का सबसे ठोस मेटल टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 3422 डिग्री सेल्सियस। यानी सन की सरफेस इन दोनों मेटल को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचो, कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री का टेम्परेचर है, वहां इन मेटल्स का क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक प्रॉब्लम थी, पर इसको सन तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। जी हाँ, सन, जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, उसके पास जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर वापस अर्थ पे लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर किसी चीज को अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पे भेजना हो तो उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पे अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट्स के मदद के अर्थ के ऑर्बिट में ले जाया जाता है, और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड पे उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। और अर्थ के ऑर्बिट से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को निकालना एक बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट्स नहीं होते। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट में लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाकर इसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स, जो कि सन के मुकाबले में अर्थ के ज्यादा पास है, इसीलिए जिस एंगल पे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है, और अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर इसको सन के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए, और जाहिर है उतनी ही एनर्जी भी। अब इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट तो आज तक बना नहीं, लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पे भेजने से पहले इसको वीनस पे भेजेंगे। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी को यूज करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है, बिकॉज एज वी नो दैट मास इज इक्वल टू ग्रेविटी। करेक्ट। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के आसपास 24 बार चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट तक पहुंच सकेगा। दोस्तों फाइनली फिर 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा मतलब 24 बार दिया जाएगा, और हर एक चक्कर में 37 आवर्स ऐसे हैं जिसपे सूरज पे रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। एंड 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सन की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। कोरोना लेयर का मिस्टीरियसली सन की सरफेस से भी 10,000
1000 टाइम्स ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत थी जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। दोस्तों अब आ जाते हैं अपन अपने मेन सवाल पे कि आखिर इतनी ज्यादा गर्मी में भी पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब स्पेसक्राफ्ट की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है वहां एक हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम फोम नहीं है बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया है। ये फोम अंदर से 97% काली है, जस्ट लाइक स्पेसएक्स की स्टारशिप के हीट शील्ड्स, जो कि हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट एंड रेजिन की मदद से बनाया है और ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइडों पे लगाकर इसको सुपर हीट किया गया है जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल जाए। एंड अगेन FYI, कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड की वो साइड जो सन की तरफ है उस पर व्हाइट सिरेमिक पेंट भी किया गया ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर एंटर होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। और हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का रिमेनिंग पार्ट ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। पर इन सब तमाम चीजों के बाद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस तक की ही हीट बर्दाश्त कर सकता है, जबकि सन की कोरोना लेयर का टेम्परेचर मोर देन 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये समझना भी काफी आसान है। दोस्तों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसे कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में प्रेजेंट पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्मी लेके चलते हैं जिनकी वजह से हमें रात के टाइम भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। जैसे उबलते हुए पानी में अगर आप हाथ डालोगे तो आपको फौरन जलन होगी और जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर तुरंत निकाल लेने पे भी शायद आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ये सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच हो जाते हैं और जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है और जबकि उसका पिछला हिस्सा जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही उसका टेम्परेचर माइनस में रहता है क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही रीजन है पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बाद भी मेल्ट नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।